हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा एचएसईबी सिद्धांत के अनुप्रयोगों के बारे में, अर्थात एचएसईबी सिद्धांत के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें उसके पहले नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है संकुलों का स्टार्ट अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जितने भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो प्ले स्टोर से चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। साथ के साथ लास्ट ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं। तो आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर हिंदी मीडियम के भी नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एचएसईबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत के बारे में। मतलब पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एचएसईबी सिद्धांत को दिया था। तो उस सिद्धांत में उसने क्या बात बोली थी? उसने कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में बोला था कि भाई जिन कॉम्प्लेक्सों के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है, अर्थात मृदु मृदु का हो रहा है, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, अर्थात स्थायी होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। एचएसईबी सिद्धांत को पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो उसने कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में एक बात बोली थी। तो उसने क्या बात बोली थी कि मेटल और लिगेंड का जो कॉम्बिनेशन अगर कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है, मतलब हार्ड हार्ड का हो रहा है या सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। लेकिन अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो एक काम करता हूं, एक बार दोबारा से मैं एचएसईबी सिद्धांत अर्थात पियर्सन सिद्धांत को लिख देता हूं, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में उसने क्या बात बोली थी, ठीक है ना। फिर कुछ एग्जांपल लेकर उस थ्योरी को मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए समझा दूंगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के सामने कि अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कठोर कठोर का हो रहा है, अर्थात ये कठोर अम्ल, ठीक है ना, कठोर अम्ल का अगर कॉम्बिनेशन कठोर क्षार के साथ हो रहा है, कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर कठोर क्षार के साथ हो रहा है, या मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर मृदु क्षार के साथ हो रहा है, मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर मृदु क्षार के साथ हो रहा है, तो बनने वाला संकुल या बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर अम्ल, ठीक है ना, या मृदु क्षार या मृदु अम्ल या कठोर क्षार का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। मैं इनकी इंग्लिश भी लिख देता हूं आप लोगों के सामने। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बेस बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कॉम्बिनेशन हार्ड हार्ड का हुआ या सॉफ्ट सॉफ्ट का हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा, अर्थात स्थायी होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन हार्ड एसिड या सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड या सॉफ्ट बेस, या फिर आप लोगों का सॉफ्ट एसिड या हार्ड बेस का हुआ, ठीक है ना, हार्ड बेस का हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल क्या होगा? अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। यह बात किसने बोली थी? आप लोगों के पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में एक पियर्सन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एचएसईबी सिद्धांत को दिया था। तो उसने कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है, मतलब हार्ड हार्ड का हो रहा है या सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल क्या होगा, स्थायी होगा अर्थात स्टेबल होगा। लेकिन अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन संकुल के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर कठोर मृदु का हुआ या मृदु कठोर का हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अस्थायी होगा अर्थात अनस्टेबल होगा। यह बात किसने बोली थी, पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल लेकर अभी आप लोगों के सामने पूरे पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे, उन्हीं एग्जांपलों के बेस पर एक बार मैं दोबारा से एचएससीवी सिद्धांत को बता देता हूं कि किस तरीका से एचएससीवी सिद्धांत कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी को बताती है। ठीक है ना। तो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने, यहां पर ले लिया मैंने COF6 माइनस के 3। ठीक है ना। COF6 के -3 हमने एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में हमें यह पता लगाना है कि यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम एचएससीवी सिद्धांत के आधार पर देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। तो देखो, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा उसको देखने से पहले हम इसका क्लासिफाई कर लेते हैं, अर्थात इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। हम पता लगा लेते हैं कि किसका नेचर तो कठोर अम्ल जैसा, किसका नेचर कठोर क्षार जैसा या मृदु क्षार जैसा है। ठीक है ना। तो इधर देखो, तो देखो, जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बारे में अगर आप क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आप लोग पता लगाना लिगेंडों के बारे में, क्योंकि मेटल बहुत सारी होती हैं आप लोगों के, आप कंफ्यूज होगा। ठीक है ना। लिगेंड के बारे में मैंने एक ट्रिक बता रखी है, अर्थात आप लोग जब लिगेंड के क्लासिफिकेशन को देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा तो कठोर है कौन सा मृदु है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो देखो, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी लिगेंडों के बारे में, मैंने ये बात बोली थी कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर देने वाला अर्थात डोनर एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ तो उस लिगेंड का नेचर होगा कठोर क्षार जैसा अर्थात हार्ड बेस जैसा होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ, जैसे कि कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो उसके आधार पर फिर आप लोग पता लगा लेना कि उस लिगेंड का नेचर होगा मृदु क्षार अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स का आप क्लासिफाई कर रहे हो, मेटल और लिगेंड के बारे में आप पता लगा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग लिगेंडों का क्लासिफिकेशन करना, क्योंकि लिगेंडों का क्लासिफिकेशन करना ज्यादा आसान है। ठीक है ना। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी हम लोगों की, कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर देने वाला या डोनर एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ तो उस लिगेंड का नेचर कठोर क्षार जैसा होगा अर्थात हार्ड बेस जैसा होगा। लेकिन इसके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है अर्थात जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे कि कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो फिर उस लिगेंड का नेचर कैसा होगा, मृदु क्षार जैसा होगा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसका क्लासिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है ना। हम लोगों को यह पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लिगेंड की पहचान करते हैं। तो यहां पर लिगेंड कौन है, आप लोगों का फ्लोरीन है, F- है। और मैंने अभी क्या बात बोली है कि डोनर एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हुआ तो उस लिगेंड का नेचर कैसा होगा, कठोर क्षार जैसा होगा अर्थात हार्ड बेस जैसा होगा। तो हम लोगों को पता लग गया कि जो फ्लोरीन है वो कौन होगा, कठोर क्षार होगा अर्थात ये क्या होगा, हार्ड बेस होगा। ठीक है ना। कठोर क्षार होगा मतलब ये क्या होगा, हार्ड बेस जैसा होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम पता लगाते हैं कोबाल्ट के बारे में कि कोबाल्ट कठोर अम्ल होगा या मृदु अम्ल होगा। तो देखो, सबसे पहले हम कोबाल्ट की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो हम लोगों को पता लगा कि यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कोबाल्ट की यहां पर डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है। और आप लोगों के लिए मैंने पहले लेक्चर में बता रखी है कि किसी भी मेटल की अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है तो उसका जो नेचर होता है वो कठोर अम्ल जैसा होता है अर्थात हार्ड एसिड जैसा होता है। तो यहां पर कोबाल्ट की डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है, इसलिए इस कोबाल्ट का नेचर होगा वो क्या होगा, कठोर अम्ल जैसा होगा अर्थात हार्ड एसिड जैसा होगा। यहां पर लिख देता हूं हार्ड एसिड। आप सुना मेरी बात ध्यान से। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। इसको हम किसके आधार पर पता लगा सकते हैं, एचएससीवी सिद्धांत के आधार पर पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हुआ मतलब हार्ड हार्ड का हुआ तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्थायी होगा अर्थात स्टेबल होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर कठोर का हो रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्थायी है अर्थात स्टेबल है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्थायी है अर्थात स्टेबल है। चलो ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूं। तो देखो, अगला एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं।
CO, और यहां पर ले लेता हूं फ्लोरीन को चेंज कर देता हूं, और फ्लोरीन की जगह पे मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, आयोडीन लिख देता हूं। ठीक है ना, यहां पर मैंने ले लिया COXI6, ठीक है ना, COI6 माइनस के 3 लिख दिया। ठीक है ना, अब हम लोगों को HCB सिद्धांत के आधार पर पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, मतलब स्टेबल होगा का अनस्टेबल होगा। तो देखो वो ही उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों के लिए क्या बात हो रही है कि किसी भी लिगेंड के अंदर देने वाला फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हुआ तो उस लिगेंड का नेचर कैसा होगा, कठोर क्षार जैसा होगा, और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ तो उस लिगेंड का नेचर मृदु क्षार जैसा होगा, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। तो कॉमन सी बात है, यहां पर क्षार लिगेंड आप लोगों को कौन है, आयोडीन, तो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, मृदु क्षार जैसा होगा। इसका नेचर क्या होगा, मृदु क्षार जैसा होगा, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट बेस हो गया। ठीक है ना, सॉफ्ट बेस हो गया। बात करते हैं हम कोबाल्ट की, तो वही कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, +3 है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल उसकी कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है, इसलिए इसका जो नेचर होगा वो होगा कठोर अम्ल जैसा। इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, कठोर अम्ल जैसा होगा, अर्थात हार्ड एसिड जैसा होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि HCB सिद्धांत के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा क्या अस्थायी होगा, मतलब स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां पर देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों का जो लिगेंड है, मतलब जो आप लोगों का ये मेटल है, मेटल किसकी तरह व्यवहार कर रही है, कठोर अम्ल की तरह, और लिगेंड किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मृदु क्षार की तरह। ठीक है ना, तो कठोर अम्ल और मृदु क्षार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। तो हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स HCB सिद्धांत के आधार पर या पियर्सन सिद्धांत के आधार पर अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर और मृदु का हो रहा है। ठीक है ना, और ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का हो रहा है, अर्थात हार्ड हार्ड का हो रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर AgI2-। ठीक है ना, अगला एग्जांपल ले लिया मैंने AgI2-। ठीक है ना, तो फिर हम लोग इसके बारे में पता लगाते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा का अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहले वो इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो आयोडीन के बारे में तो आप लोगों को पता लग गया कि इसका नेचर क्या होगा, मृदु क्षार जैसा होगा। इसका नेचर क्या होगा, मृदु क्षार जैसा होगा, अर्थात ये कौन हो गया, आप लोगों का सॉफ्ट बेस हो गया। ठीक है ना, अब सुनो बात मेरी ध्यान से कि जो आप लोगों का Ag है, यहां पर जो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप लोगों की +1 है। ठीक है ना, यहां पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, मतलब जो Ag है सिल्वर है, यहां पर सिल्वर की D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी मेटल की अगर D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस मेटल का जो नेचर होगा वो होगा मृदु अम्ल जैसा, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा। तो यहां पर जो Ag है इसकी D ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है, तो इसका जो नेचर होगा वो हो गया आप लोगों का मृदु अम्ल जैसा। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का मृदु अम्ल, ये हो गया आप लोगों का मृदु क्षार, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट एसिड। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा वो HCB सिद्धांत के आधार पर क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर HCB सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो किसका हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब मृदु अम्ल और मृदु क्षार का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बनने वाला संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये कॉम्प्लेक्स HCB सिद्धांत के आधार पर कौन होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मृदु मृदु का हो रहा है, अर्थात सॉफ्ट सॉफ्ट का हो रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आप लोगों के सामने। देखो यहां पर AgI2- लिख रखा है, अब की बार यहां पर फ्लोरीन लिख देता हूं। तो देखो यहां पर ले लिया मैंने AgF2-। ठीक है ना, यहां पर ले लिया मैंने AgF2-। अब HCB सिद्धांत के आधार पर हम लोगों को पता लगाना है कि कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा क्या अस्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा। तो वो इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन का नेचर यहां पर कौन हो गया, कठोर क्षार जैसा हो गया। फ्लोरीन का नेचर क्या हो गया, कठोर क्षार, अर्थात हार्ड बेस जैसा हो गया। ठीक है ना, और यहां पर Ag के बारे में आप लोगों को पता है कि Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, +1 है। तो Ag की D ऑर्बिटल में यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मेटल की D ऑर्बिटल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका जो नेचर होगा वो होगा मृदु अम्ल जैसा, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा। तो यहां पर जो Ag का नेचर होगा वो हो गया मृदु अम्ल,
अर्थात ये हो गया सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसको हो रहा है, मृदु कठोर का हो रहा है, अर्थात सॉफ्ट हार्ड का हो रहा है। और एचसीवी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मृदु कठोर का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। अगर मृदु अम्ल और कठोर क्षार हुआ, मृदु अम्ल और कठोर क्षार का अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एचसीवी सिद्धांत के आधार पर यह संकुल भी आप लोगों का क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से हम एचसीवी सिद्धांत के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, एचसीवी सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का या मृदु मृदु का हुआ, मतलब हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट का हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का या मृदु कठोर का हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या बनने वाला संकुल क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एचसीवी सिद्धांत की पहली एप्लीकेशन हो जाती है जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझा दी, ठीक है ना। ये एचसीवी थ्योरी की या पियर्सन थ्योरी की पहली एप्लीकेशन हो जाती है जिसमें हम संकुलों के स्थायित्व को देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम एचसीवी सिद्धांत की दूसरी एप्लीकेशन को लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी एप्लीकेशन को भी समझते हैं। उस दूसरी एप्लीकेशन में हम हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करेंगे कि हैलोजन अम्लों में किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा है, किसके अम्लीय गुण सबसे कम है, ठीक है ना। इसको हम किसके आधार पर देखेंगे, एचसीवी सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि एप्लीकेशन किसकी चल रही है, एचसीवी सिद्धांत की, अर्थात पियर्सन सिद्धांत की। बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ले लेता हूं मैं दूसरी एप्लीकेशन। तो देखो दूसरी एप्लीकेशन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि दूसरी एप्लीकेशन में किस तरीका से हम हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं एचसीवी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। तो देखो मैं दूसरी एप्लीकेशन लिख देता हूं आप लोगों के सामने। तो देखो यहां पर मैं दूसरे नंबर की एप्लीकेशन लिख देता हूं आप लोगों के सामने। हैलोजन हैलोजन अम्लों की हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति, मतलब एसिडिक नेचर। हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है ना। हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का हम निर्धारण करेंगे, अर्थात डिटर्मिनेशन करेंगे। तो देखो इधर देखो, ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो एचसीवी सिद्धांत है, जो पियर्सन सिद्धांत है, उसके दूसरे नंबर की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैलोजन एसिड को लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेशन करेंगे, अर्थात निर्धारण करेंगे कि हैलोजन अम्लों में किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा होते हैं और किसके अम्लीय गुण सबसे कम होते हैं और क्यों ज्यादा होते हैं, क्यों कम होते हैं। इसको हम एचसीवी सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। तो देखो मैं यहां पर हैलोजन अम्लों को लिख देता हूं, हैलोजन एसिड को लिख देता हूं। देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो हैलोजन फैमिली में 4 मेंबर आते हैं। एक तो फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक आयोडीन होता है, ठीक है ना। ये चारों हैलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। अगर इनसे मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं तो वो हो जाएंगे हैलोजन अम्ल, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो H+ रिलीज करते हैं, अर्थात जो H+ बाहर निकालते हैं, वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, अर्थात एसिड होते हैं। तो ये आप लोगों के हैलोजन अम्ल हो गए। एक तो हो गया आप लोगों का HI हो गया, ठीक है ना। एक आप लोगों का HBr हो गया, एक आप लोगों का HCl हो गया और एक आप लोगों का HF हो गया, ठीक है ना। ये हो गए आप लोगों के हैलोजन अम्ल, अर्थात हैलोजन एसिड, ठीक है ना। इनकी हम अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करेंगे, अर्थात एसिडिक नेचर का डिटर्मिनेशन करेंगे कि किस हैलोजन अम्ल के तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा और किसके सबसे कम और क्यों।
इसको हम किसके आधार पर समझेंगे, एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं अम्लीय गुणों के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूं। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, खूब छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अम्लीय गुणों की हम पहचान कैसे करते हैं, कि जो जितनी जल्दी अपने H+ को बाहर निकालता है, जो जितनी जल्दी अपने H+ को रिलीज करता है, उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, अर्थात वो प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो अपने H+ को धीरे धीरे रिलीज करता है या बहुत स्लो स्लो रिलीज करता है या धीरे धीरे बाहर निकालता है, वो कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, अर्थात उनकी जो एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड जितनी जल्दी अपने H+ को बाहर निकालता है, उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, और जो जितनी स्लो स्लो निकालता है या बहुत धीरे धीरे अपने H+ को बाहर निकालता है, रिलीज करता है, तो उसके अम्लीय गुण उतने ही कम होते हैं, अर्थात वो दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो अम्लीय गुणों के बारे में पता लग गया। अब यहाँ पर एक डिस्कशन और करता हूं जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा एक तो H+ में कंफ्यूज होते हैं और एक H- में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं यहाँ पर H+ का मतलब क्या है और H- का मतलब क्या है। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो लिगेंड की मैंने क्या पहचान बताई है, लिगेंड को मैंने किस तरीका से परिभाषित किया, क्या उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, अर्थात वो आप लोगों का लोन पेयर भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये मेटल को इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो सभी कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं, अर्थात बेस होते हैं। तो कॉमन सी बात है, एक बात तो हम लोगों के समझ में आ गई कि H+ लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही नहीं, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते अर्थात जो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ध्यान में रखना, वो कभी लिगेंड नहीं हो सकता। लिगेंड के पास या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो एक बात तो क्लियर होगा कि H+ लिगेंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसी के लिए देगा क्या, ठीक है ना। तो यहां पर जो H+ होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का कठोर अम्ल होता है, अर्थात ये आप लोगों का हार्ड एसिड होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है आप लोगों का हार्ड एसिड होता है, कौन, H+। बात करता हूं मैं H- की, तो आपको पता है यहां पर H पर माइनस चार्ज है, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनके पास में माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और अगर वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इसका मतलब वो लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर H- का जो नेचर होता है वो होता है आप लोगों का मृदु क्षार, ये हो गया आप लोगों का मृदु क्षार, अर्थात सॉफ्ट बेस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये कठोर क्षार तो हो नहीं सकता, क्योंकि कठोर क्षार की तो मैंने क्या पहचान बताई है कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उन सभी का नेचर क्या होता है, कठोर क्षार जैसा होता है, अर्थात हार्ड बेस जैसा होता है। और इसके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ, उन सभी का नेचर क्या होता है, मृदु क्षार होता है, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होता है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर H- की बात हो रही है, तो H- कठोर क्षार तो हो नहीं सकता, क्योंकि कठोर क्षार की तो पहचान मैंने बताई दी कि कठोर क्षार की पहचान क्या हो गई, कि अगर किसी भी लिगेंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उसका नेचर क्या होगा, कठोर क्षार होगा, अर्थात हार्ड बेस जैसा होगा, ठीक है ना। और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ, अब और में आप लोगों का H- भी आ गया, तो H- का जो नेचर होता है वो क्या होता है, मृदु क्षार होता है, अर्थात सॉफ्ट बेस होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि H+ का नेचर क्या होता है और H- का नेचर क्या होता है। H+ आप लोगों का कठोर अम्ल होता है और H- आप लोगों का मृदु क्षार होता है, अर्थात सॉफ्ट बेस होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अब हम पता लगाते हैं एचसीबी सिद्धांत के आधार पर कि किस हैलोजन अम्ल के तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा और किसके सबसे कम है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं, अर्थात इनका वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद ही तो हम लोगों को पता लगेगा कि किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा और किसके अम्लीय गुण सबसे कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं HF को देखता हूं, HF के बारे में पता लगाते हैं कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो
कॉमन सी बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर H पर प्लस चार्ज हुआ तो उसका नेचर क्या होता है, कठोर अम्ल होता है। और फ्लोरीन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, फ्लोरीन अगर प्रेजेंट हुआ तो वो कौन हो गया, कठोर क्षार। इसका मतलब इसके अंदर जो H प्लस हुआ आप लोगों का, वो तो आप लोगों का कौन हो गया, कठोर अम्ल हो गया, अर्थात ये तो आप लोगों का हार्ड एसिड हो गया। बात करता हूं मैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन आप लोगों का ये रहा, ये हो गया आप लोगों का कठोर क्षार, अर्थात ये हो गया भैया आप लोगों का हार्ड बेस हो गया। ये कौन हो गया, आप लोगों का हार्ड बेस हो गया। तो इसका मतलब ये निकला कि हेलोजन अम्लों में जो HF हुआ उसका कॉम्बिनेशन किसका हो गया, कठोर कठोर का हो गया, अर्थात हार्ड हार्ड का हो गया। और आप लोग जानते हो कि HCV सिद्धांत के अनुसार अगर किसी कंपाउंड के अंदर कॉम्बिनेशन मेटल और लिगेंड का कठोर कठोर का हो रहा है, अर्थात हार्ड हार्ड का हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, अर्थात वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो चीज स्थायी होती है, जो चीज स्टेबल होती है, वो आसानी से अपने H प्लस को नहीं निकालती, तभी तो वो स्थायी है। भाई अगर किसी को हम स्थायी बोल रहे हैं, स्टेबल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से अपने H प्लस को बाहर नहीं निकाल पा रही है। और कोई भी अगर यौगिक अपने आसानी से H प्लस को बाहर नहीं निकाल पा रही है या बहुत धीरे धीरे H प्लस को बाहर निकाल रही है, तो कॉमन सी बात है उसके अम्लीय गुण क्या होते हैं, कम होते हैं, अर्थात उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कम होती है। तो HF के जो अम्लीय गुण होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कठोर कठोर का हो रहा है। तो कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये हेलोजन अम्ल आप लोगों का स्थायी हुआ, स्टेबल हुआ। स्टेबल हुआ तो वो आसानी से अपने H प्लस को बाहर नहीं निकालेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करता हूं मैं HI की, ठीक है ना। HI के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वही आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन पर कौन सा होगा, प्लस होगा, आयोडीन पर कौन सा होगा, माइनस होगा। वही आप लोग जानते हैं H प्लस का नेचर क्या होता है, कठोर अम्ल होता है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हार्ड एसिड बोल सकता हूं, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का हार्ड एसिड। और आयोडीन के बारे में तो आप लोग जानते हो कि आयोडीन आप लोगों का कौन होता है, मृदु क्षार होता है, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट बेस हो गया, ठीक है ना। तो इस HI के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, कठोर मृदु का होगा, अर्थात हार्ड सॉफ्ट का होगा। और आप लोग HCV सिद्धांत का अकॉर्डिंग जानते हो कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है, मृदु कठोर का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स हुआ है, बनने वाला यौगिक हुआ, वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। तो देखो ये HI होता वो अस्थायी होता, अनस्टेबल होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी यौगिक या कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर अस्थायी हुआ या अनस्टेबल हुआ तो वो आसानी से अपने H प्लस को बाहर निकाल देगा। और जो जितनी जल्दी अपने H प्लस को बाहर निकालेगा उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे, अर्थात उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर हेलोजन अम्लों की प्रकृति का निर्धारण HCV सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, HI के होंगे, उससे कम HBr के होंगे, उससे कम HCl के होंगे, और सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, HF के होंगे। क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्थायी हो गया, अर्थात स्टेबल हो गया, तो ये आसानी से अपने H प्लस को बाहर नहीं निकालेगा, इसलिए इसके अम्लीय गुण कम हो गए। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। अब आप लोगों को पता है ये अस्थायी अनस्टेबल है, तो कॉमन सी बात है वो अपने H प्लस को आसानी से निकाल देगा, तभी तो वो अस्थायी है। भाई वो अपने H प्लस को आसानी से निकाल रहा है, इसका मतलब अस्थायी है, तभी तो H प्लस को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। तो हेलोजन अम्लों में सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है, HI की होती है, उससे कम किसकी होती है, HBr की होती है, उससे कम HCl की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, HF की होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, इसको हम HCV सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका स्थायित्व का ऑर्डर देखते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हो, तो उल्टा कर दो इसका, सबसे ज्यादा जो स्थायी होगा, स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा आप लोगों का कौन होगा, HF होगा, उससे कम कौन होगा, HCl होगा, उससे कम आप लोगों का कौन होगा, HBr होगा, और सबसे कम जो स्थायी होगा वो कौन होगा, आप लोगों का HI होगा, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों का अम्लीय गुणों का क्रम हो गया, अम्लीय प्रकृति का नेचर, अम्लीय प्रकृति का क्रम, अर्थात ऑर्डर हो गया। और ये स्थायित्व का क्रम हो गया, स्थायित्व का क्रम, अर्थात स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये तो अम्लीय गुणों का क्रम हो गया, अर्थात आप लोगों का एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया, और ये आप लोगों का स्थायित्व का क्रम हो गया, अर्थात स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो हम
एचएसईबी सिद्धांत के आधार पर या पियर्सन सिद्धांत के आधार पर हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं और हैलोजन अम्लों के स्थायित्व के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा हैलोजन अम्ल तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये तो अम्लीय गुणों का क्रम लिख दिया एचएसईबी सिद्धांत के आधार पर, और ये हमने स्थायित्व का क्रम लिख दिया अर्थात स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया एचएसईबी सिद्धांत के आधार पर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से ये आप लोगों की एप्लीकेशन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट होती है। ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण या डिटर्मिनेशन हम एचएसईबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हमने एचएसईबी सिद्धांत या पियर्सन सिद्धांत की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था और इसमें हमने 2 एप्लीकेशन का डिस्कशन किया है। एक तो संकुलों को स्थायित्व के बारे में डिस्कशन किया है और एक हम लोगों ने हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण किया है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब इसकी जो और एप्लीकेशन है उनका डिस्कशन हम आने वाले लेक्चरों में करेंगे। ठीक है ना। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उन सभी फ्रेंडों के बीच में इस लिंक को शेयर कर देना जिससे कि वो स्टूडेंट भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। बात आप लोग समझ में आ गई ना। नोट्स के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। नोट्स के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाना, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट तो नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है ना। जिससे कि आप लोगों के सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी क्लास तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।